उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां हर वोट, हर जिला, हर शहर सत्ता की कड़ी बनता है, उसी खेल में चमका एक नाम मोहम्मद खान आजम खान था। यूपी की मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20% और पश्चिमी यूपी की कई सीटें निर्णायक साबित होती थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, ये मुस्लिम वोटों के केंद्र की रणनीति के मैदान बने रहे। लंबे समय तक वोट बैंक के सबसे बड़े नेता आजम खान थे। रामपुर उनका किला माना जाता था। मुस्लिम वोटर का झुकाव सरकार की तरफ था। 2022-23 के उपचुनाव, उनका जेल जाना, फायदा उठाना, बीजेपी के किले में सेंधमारी करना। सवाल यह है कि जेल से बाहर के बाद आजम खान का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिर सक्रिय राजनीति में लौटकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ेंगे? लेकिन बदलते हालात, उनके ना होने और मुस्लिम वोटरों के विकल्प तलाशने का जो खेल है, वो शायद आजम खान को नुकसान करता, क्योंकि अब सियासत में वो धमक, वो चमक, वो पहुंच आजम खान की नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ जातियों के समीकरण पर नहीं टिकी है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यकों का, लगभग 19 से 20% की मुस्लिम आबादी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर निर्णायक साबित होती है। ये वोट बैंक पर लंबे समय तक जिस नेता का सिक्का चलता रहा वो था आजम खान। रामपुर हो, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सब उनके रसूख के केंद्र थे और रामपुर तो उनका अजय और अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने इस पूरे समीकरण को हिला दिया। और बात यह भी है कि आजम खान की वापसी क्या मुस्लिम राजनीति को फिर से बांध पाएगी? देखिए, पैरोल तो यहाँ उन लोगों को मिलती है जिनकी छवि हुकूमत की नज़र में अच्छी हो। भाई, आसाराम बापू हैं, हुकूमत के प्यारे हैं। राम रहीम हैं, हुकूमत को अच्छे लगते हैं। रामपाल जी हैं, अच्छे लगते हैं। और कोई अगर होंगे जिनके ऊपर 100-200 क्रिमिनल एक्टिविटी के मुकदमे होंगे, वो सरकार को अच्छे लगते हैं। आजम खान साहब सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए उनको पैरोल नहीं मिला। या उनके अनुपस्थिति में उठे नए चेहरों और विकल्पों की तलाश अब निर्णायक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासी भूगोल, यहाँ रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर जैसे जिले मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज्यादा दर्शाते और बताते हैं। आजम खान इन जिलों में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोट खींचने की क्षमता रखते थे। उनका नाम सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी था। लेकिन 2022 और 2023 के उपचुनाव ने सब बदल दिया। आजम की गैरहाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने आजम खान के सबसे मजबूत किले रामपुर को ढहा दिया और उसे भेज दिया। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर आजम खान के एक छत्र प्रभाव के टूटने का संकेत भी था। अब जेल से बाहर आने के बाद भी सबसे बड़ा आजम खान के लिए सवाल यही था कि भविष्य में आजम खान की रणनीति क्या होगी? क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौटकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा अपने साथ करने की कोशिश करेंगे? लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ सालों में उनकी अनुपस्थिति में मुस्लिम वोटरों ने भीतर भीतर नए चेहरे और विकल्पों की तलाश को तेज किया है। खुद समाजवादी पार्टी भी अन्य मुस्लिम नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। अब एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना चाहती है समाजवादी पार्टी। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम बहुल सीटों पर सेध लगाने की रणनीति बना रही है। लाभार्थी वर्ग के जरिए वो इस समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश में है। ऐसे में अगर आजम खान का प्रभाव समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ा रहा या वो अपनी सक्रियता कम रखते हैं, तो भविष्य के चुनाव में नतीजे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव निर्णायक हार का कारण बन सकता है, क्योंकि फिर आजम खान अब जेल के अंदर है। देखिए, विकास के मामले में आजम खान साहब बिल्कुल बेमिसाल हैं। रामपुर की जितनी भी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, चाहे वो विकास भवन की इमारत हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक की इमारत हो, चाहे रामपुर की तहसीलों की तहसील भवन हो, तहसीलों के इंटर कॉलेजेस हों, रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, गांधी समाधि हो, बाकी दरवाजे और सड़कें हों, तो तरक्की के मामले में आजम खान साहब ने, विकास कार्यों के मामले में आजम खान साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं नहीं समझता कि कोई आने वाले वक्त में शायद उनके मुकाबले का विकास करा सके।